हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। कल हम पढ़ रहे थे क्लास 7 का पादपों में पोषण का। हमने सेकंड पार्ट कल पढ़ लिया था, ठीक है। हमने ये सब आगे पढ़ लिया था और इसके बाद कल हमने पढ़ा था कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण कैसे होता है, और ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। पादपों में पोषण की विधियाँ ये भी पढ़ा था, विषमपोषी में कैसे होता है। अब हमने पढ़ना है कि आज मृत जीवी में पोषण कैसे होता है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। मृत जीवी, ठीक है। आपने बाजार में छत्रक बिकते हुए देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्ष की सड़ी गली टूटी टहनियों या छालों पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे आपने देखे होंगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि इन्हें जीवन यापन हेतु पोषकों की आवश्यकता कैसे होती है और ये कहाँ से इन्हें प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, बूझो क्या जानना चाह रहा है। बूझो यह जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुक्त तो होता नहीं है, ठीक है। ये कैसे, ये जानना चाह रहा है बूझो, ठीक। चलिए, ये हरे पादपों के समान भी नहीं है और क्लोरोफिल भी इनमें नहीं होता है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप हमने देखनी है। देखो, एक ब्रेड या डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो दें तथा किसी नरम और उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। आप लोग करके देखिएगा, अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उसमें रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगी। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। मतलब इन्हें देखिए, आप अपने प्रेक्षणों को लिखिए और बताइए कि आपको रुई के धागों के संरचना समझ के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं या नहीं, ठीक है। यह जीव क्या कहलाते हैं? इन जीवों को कहा जाता है कवक या फंजाई। इनको कहा जाता है कवक या फंजाई। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। इनकी पोषण विधि बहुत अलग होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात ये इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। तब ये इसका क्या करते हैं? भोजन के रूप में अवशोषण के। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत अथवा विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? मृत जीवी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, कवक फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम और उष्ण हो, जहाँ पर नमी होती है थोड़ी, ऐसे स्थानों पर भी ये उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट तथा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। इनके द्वारा बहुत चीज़ों पर नुकसान हमें हो जाता है, ठीक है। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते, जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। जिसे आप फंगस कहते हैं, वही कवक है। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। वो जानना चाह रही है, उसके मन में प्रश्न है कि अचानक से कवक कैसे पैदा हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये आपको इसमें हम एक डायग्राम दिखाते हैं। ये आपकी बुक में बना हुआ है। ये देखिए, ये कैसे बने हैं? ये मशरूम, कुकुरमुत्ता जिन्हें हम कहते हैं, सड़ी गली वस्तुओं में ये देख ऐसी सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ उग जाता है। ये क्या है? छत्रक। ये मशरूम ही कहते हैं इसे भी, ठीक है। अब देखिए, और ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेड रखा है, ब्रेड भिगो रखा है, इसमें नीला नीला लग गया, ये फफूंदी सी लग गई, तो इसको क्या कहते हैं? कवक। ये फंगस लग गया कहते हैं ना हम लोग, वही चीज़ है ये कवक, ठीक। अब देखिए, सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम अथवा
उष्ण हो तो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अपनी चीज़ों को कैसे आप बचा सकते हैं कवक द्वारा खराब होने से? मुझे को याद है कि उसके दादा जी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। अब बूझो भी सोच रहा है कि क्या कवक द्वारा रोग भी हो सकता है। अब देखो पहेली क्या कह रही है। पहेली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी होते हैं। वो कहती है कि यीस्ट और छत्रक कुछ उपयोगी भी हो सकते हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन जो कई फंगस चीज़ें होती हैं हमारी चीज़ों को ख़राब कर देती हैं, जिससे हमको रोग भी हो सकते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है और कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम औषधि या दवाई के रूप में भी कर सकते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। और कुछ कवक ऐसे होते हैं जो कि वृक्षों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो इन्हें पोषण कहाँ से मिलता है? इन्हें जो है वृक्ष की जड़ों से ही पोषण मिलता है। उन्हें वृक्ष की जड़ से जल भी मिल जाता है और पोषण और शोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। ठीक है। अब देखिए, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। इन्हें क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। एक तो शैवाल होता है और इसमें दूसरा कवक होता है। शैवाल में तो क्लोरोफिल उपलब्ध होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। शैवाल तो हरे हरे रंग के होते हैं और क्लोरोफिल नहीं होते हैं। ये ब्राउन ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं या वाइट वाइट। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल तथा पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। अब देखो शैवाल क्या देता है? कवक को आवास देता है, जल देता है, पोषण तत्व, ये चीज़ें दे देता है। ठीक है। और शैवाल उसे क्या देता है? उसे बदले में प्रकाश संश्लेषण करता है और उसको भी पोषण प्रदान करता है। खाद्य जो है कवक को दे देता है। ठीक है। अब देखिए मृदा में पोषकों की, अब कह रहे हैं कि मृदा में पोषकों की पूर्ति किस प्रकार होती है। अब मृदा में पोषकों की पूर्ति किस प्रकार होती है ये जानना है। क्या आपने किसानों को अपने खेत में, बगीचों में, लॉन एवं गमलों में खाद तथा उर्वरक डालते देखा है? देखा होगा, सभी बच्चे देखते हैं। हर किसान डालते हैं अपने खेतों में, कोई खाद डालता है, कोई उर्वरक डालता है। ठीक है। इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? इन्हें मिट्टी में क्यों मिलाया जाता है? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषण तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम हो जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। खाद में जो है नाइट्रोजन भी डाली जाती है, पोषक तत्व पोटेशियम, फास्फोरस सब होता है। ठीक है। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। पादप जो है उसको अवशोषित करते रहते हैं, तो भूमि में जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए उनमें खाद डाली जाती है। ठीक है। अब देखिए, मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हम पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकेंगे बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकेंगे। यदि हमें पौधों के जानकारी होगी उनके पोषक तत्वों की, तो हम उन्हें आसानी से उगा सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन। ठीक है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस बहुत मात्रा में, लेकिन पौधे इसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर पाते हैं। कुछ जीवाणु को राइजोबियम कहलाते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। अधिकतर दालें हमें किससे होती हैं? जो फलीदार वाली पादप पौधे होते हैं उन्हीं से मिलती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य पदार्थ करते हैं। इसके बदले क्या देते हैं? वो
उनको आवास और खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व होता है। दालों की फसलों के लिए इन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दालों की फसल के लिए नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं लेती है। इसकी दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या आया इस अध्याय में समझ में? ठीक है, अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत ही कम पादप अन्य पोषण प्रणाली अपना। ज़्यादातर पौधे तो स्वयं ही पोषण प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो अन्य पोषण प्रणाली, जैसे कि परजीवी और मृतजीवी। ठीक है, सभी प्राणी अपने लिए भोजन के लिए पादप और अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? अब ये कह रहे हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पार्ट में हमने और क्या पढ़े, कुछ शब्द नए जो आए। स्वपोषी पढ़ा, क्लोरोफिल पढ़ा, विषमपोषी पढ़ा, परपोषी पढ़ा, कीटभक्षी पादप पढ़ा, पोषक पढ़ा, परजीवी पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ी, मृतजीवी पढ़े, रंध्र पढ़े, सहजीवी संबंध और कवक पढ़े। ठीक है, अब आपके समझ में ये सब आ गए होंगे। अब देखिए इस पाठ में आपने और क्या सीखा। इस पाठ में आपने सीखा सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। ठीक है, हर कोई जीव जो भी यहाँ रहता है उसको खाद्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा खाद्य स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थ का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। ठीक, अगला हमने क्या पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उसकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट हमने पढ़ा था, कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ये मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप क्या हैं? परजीवी हैं। परपोषी पादप अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ पादप अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें कि क्या कहा जाता है? विषमपोषी कहा जाता है। ठीक, चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे। ठीक है, तो तब तक आप इसके तीनों पार्ट बार बार रिवाइज करके अवश्य पढ़ लीजिए, तो आपके समझ में ठीक से आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ जाए और आपको साथ साथ याद भी हो जाए। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।